हाय गाइस, मेरा नाम है अमित और आप देख रहे हैं क्लासिक एक्टिंग विद अमित। तो गाइस, आज हम बात करने वाले हैं स्टोरी के बारे में जिसका नाम है नई रोशनी। तो ये है स्टोरी टेलिंग का सेकंड एपिसोड, सेकंड पार्ट। तो ये इसको कहानी को लिखा है हमारे महान लेखक रविन्द्रनाथ टैगोर ने, जो एक बंगाली राइटर हैं। तो ये बंगाली स्टोरी है, बट मैं इसमें आपको हिंदी नरेट करके दिखाऊंगा। तो यहाँ पे क्या है कि जो स्टोरी में दिखाया जाता है, जैसे कि मैंने बताया, कहानी का नाम है नई रोशनी। तो इसमें क्या होता है कि एक अनाथ बंधु है जिनका नाम अनाथ बंधु। तो वो इस कहानी के महानायक हैं, वी कैन से हम कह सकते हैं कि वो नायक हैं। तो वो अपनी ससुराल में पढ़ रहे हैं, काफ़ी टाइम से, मतलब पढ़ाई कर रहे हैं, बीए की परीक्षा दे रहे हैं 3 साल से, लेकिन वो अभी तक पास नहीं कर पाए हैं। और इस बार कुछ लोगों का ये ऐसा बोलना है कि जो अनाथ बंधु अपने ससुराल में पढ़ रहे हैं बीए में, इस बार वो पास हो जाएंगे। तो तभी क्या होता है कि जो उनके ससुर होते हैं वो उसके पास आते हैं और वो पढ़ाई कर रहे होते हैं। तो बोलते हैं कि क्या पढ़ रहे हो अनाथ बाबू? तो वो कहता है भूगोल पढ़ रहा हूँ। तो कहने लगा अच्छा अच्छा। तो इस पर उसकी मजाक उड़ाते हुए जो उसके ससुर होते बोलते हैं कि 3 साल से जिसमें गोल, फिर चली आई वही भूगोल। तो वो बोलता है कि आप बोलना क्या चाहते हैं? कहने लगा यही कि इस बार पढ़ लो, परीक्षा दे लो, पास हो जाओ, कुछ बन जाओ। कहना इतनी मेहनत पढ़ने के लिए कर रहा हूँ। कहना इतनी मेहनत? कहना लेकिन इसमें तो सिर्फ 3 ही पन्नों पर काला दामाद जी, और पूरी की पूरी किताब तो मतलब साफ पड़ी हुई है। तो वो कहता है कि देखो, इतने में से तो इतने नंबर मिलेंगे ना जितने 3 साल से मिलते आ रहे हैं। अब इतना बोल के वो तो चला जाता है। तो वो कहता हाँ, जैसे खुद तो बड़ा डिप्टी कलेक्टर बन गए ना। तभी क्या होता है कि उसकी पत्नी आती है और बोलती है कि चलो खाना खा लो। उन्होंने बोला मुझे खाना नहीं है, मुझे भूख नहीं है। कहना कि क्या हुआ? कहना वही तुम्हारे बाबा का मीठा ताना, बार बार कुछ ना कुछ पढ़ लो, ले कर लो, पास हो जाओ, परीक्षा दे लो। तो बोला कि तो इस बार अब सबका मुंह बंद ही कर दो ना। तो बोला कि मैं सोच रहा हूँ कि इन सब का नहीं, मैं तो बोल रहा हूँ कि अब इस बार मैं हर किसी का मुंह बंद कर देता हूँ। कहना अच्छा। कहना हाँ, मैंने इस बार फैसला किया है कि मैं इस बार परीक्षा ही नहीं दूंगा। वो कहते क्यों? आपने इतने साल पूरी मेहनत की और अब आप परीक्षा ना देने की बात कर रहे हैं। तो वो कहते हैं कि हाँ, ये सब बी ए एम ए सब ये फुलिस है। यहाँ पे कोई नहीं पूछ, यहाँ पे इंडिया में इसकी रिक्वायरमेंट्स हो सकती है, बट अगर आप बाहर जाओगे विदेश में तो उनको कोई नहीं पूछता। तो मुझे तो विलायत जाना है, मुझे बाहर जाना है। तो कहते हैं कि पर वहाँ जाना तो बहुत कठिन है। तो बोलता है कि नहीं नहीं, एक बार अगर ठान लो तो कुछ भी कठिन नहीं है। उसके बाद क्या होता है कि अब अगले दिन उनके घर में एक मेहमान आता है जिनका नाम चंद्रकांत चटर्जी होता है, जो मतलब एक जो राजकुमार बाबू हैं, जो उनके ससुर है, उन्हीं का दोस्त होता है। वो दोनों आपस में बैठ के बात करते हैं, पूछते हैं कि आपके दामाद क्या करते हैं, कब से रह रहे हैं। तो इस पर वो काफ़ी मतलब जो चंद्रकांत और राजकुमार जो होते हैं, जो ससुर, वो दोनों अनाथ बाबू का काफ़ी मजाक भी उड़ाते हैं। और लास्ट में जो जो उसके ससुर है वो बोल देते हैं कि आप एक काम करो, आप आउट हाउस में ठहर जाओ, तुम्हारे कमरे में आज चंद्रकांत बाबू ठहरेंगे। अब इस पर जो है अनाथ को अच्छा नहीं लगता। तो वो अपनी, अब जो अनाथ बाबू है वो अपनी बीबी से बोलता है, उसका नाम विंध्यावासिनी। तो कहने लगा देखा, आज आउट हाउस में भेजा, कल को आउट ऑफ द हाउस ही भेज देगा। कहने लगा कि तो बोलते कि देखो अब यहाँ रहने ठीक नहीं है, क्योंकि हमें भी मतलब अब काफ़ी मतलब बेइज्जती सहन करनी पड़ी। उसकी पत्नी इस पर बोलती है। वो कहते हैं ठीक है, अपने घर चलते हैं। कहना अपने घर, वहाँ पे क्या? कहना हाँ हाँ, वहीं पे चलते हैं। कहना वो तो ठीक है, लेकिन जो मेरी भाभी है वो जब तुमसे काम कराएगी, तुम्हें ऐसे मतलब ऐसे ट्रीट करेगी, तुम्हें अच्छा नहीं लगा। कहने लगा अरे वो फिर भी हमारा अपना घर है, अब वहाँ जो भी होगा चलेगा, बट मैं यहाँ नहीं रह सकती। उसके बाद तो कहता है कि चलो ठीक है, हम दोनों चलते हैं। उसके बाद क्या होता है कि जो विंध्यावासिनी और अनाथ बाबू वो अपने घर आ जाते हैं। अब वहाँ पे क्या है कि उसके 3 भाई और हैं। एक बड़ा भाई है सोमनाथ, उसकी बीवी है हेमलता, और उसके 2 छोटे भाई हैं जो पढ़ते हैं। अब अनाथ बाबू का पूरा दिन कोई काम धंधा करते नहीं, बस अपना मज़े में रहते हैं। और तो दूसरी तरफ जो सोमनाथ है, जो बड़ा भाई है घर का, अब वो अच्छा मतलब पैसा कमाता है। उसकी 50 रुपये सैलरी है महीने की। अब ये हम कहानी बता रहे हैं 125 साल पहले, तो उस टाइम पे 50 रुपये की कीमत काफ़ी थी। जिस पर जो सोमनाथ की पत्नी हेमलता है उसको काफ़ी मतलब इस पर गर्व है। मतलब वो काम भी नहीं करती कि मेरे पति के खर्चे से पूरा घर चलता है। तो इसमें क्या होता है, जो हेमलता है वो उसके साथ पूरा मतलब काम करवाती है विंध्यवासिनी से, और खुद मतलब मालकिन बनी बैठी है। और उधर विंध्यवासिनी भी कुछ बोलती नहीं है और काम कर देती है, क्योंकि उसको पता है कि उसका पति बेकार है, वो करता नहीं है। तो उसी की वजह से और दूसरा वो काफ़ी सीधी सादी भी है। अब एक दिन क्या होता है कि सोमनाथ आते हैं, हेमलता से मिलते हैं और उससे बोलते हैं कि आप इससे बात करो ना, आ, अनाथ बंधु से, कि वो नौकरी वोकरी देखिए, आप कब तक ऐसे ही करते रहोगे, पूरे परिवार का पेट पालते रहोगे। पहले तो सोमनाथ उसको टाल देता है, लेकिन जब वो ज़्यादा बोलती तो कहले चलो ठीक है, मैं बात कर लेता हूँ। तो अगले दिन वो तब ये अनाथ बाबू से मिलते हैं, उससे बोलते हैं कि और अनाथ बाबू कैसा चल रहा है सब? उन्होंने बोला सब बढ़िया, आप बताओ।
तो वो कहता है कि बेटा देखो अनाथ, अब 50 रुपये में हम सबकी गृहस्थी नहीं चलने वाली, अब तुम्हें भी नौकरी की चिंता करनी चाहिए। इस पर अनाथ बाबू बोलते हैं कि नौकरी करना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन हमसे किसी की गुलामी नहीं होती। तो वो कहता है कि नौकरी भला गुलामी कब से हो गई? कहने लगा हमारे लिए है, और अगर आपको 2 वक्त की रोटी इतना भारी पड़ रही है तो हम कुछ और प्रबंध कर लेंगे। कहना कुछ और प्रबंध? ये तुम बात को कहाँ से कहाँ लेके जा रहे हो? इस पर गुस्सा हो जाता है सोमनाथ और वो वहाँ से निकल जाता है। फिर उसके बाद उसकी पत्नी विंध्यवासिनी आती है, दोनों बातचीत होती है कि अब मुझे अच्छा नहीं लग रहा, तो मुझे विलायत जाना ही पड़ेगा, अब आ गया, अब वक्त आ चुका है अब कुछ करने का और अपने उद्देश्य को पूरा करने का। तो वो कहता है कि अच्छा लेकिन अब क्या? तो बोलता है कि एक काम करना, जब हम अभी दुर्गा पूजा में तुम्हारे घर जाएंगे ना, तो अपने पापा से कुछ पैसे मांग लेना विलायत जाने की। वो बोला कि नहीं नहीं, पापा तो वैसे ही पैसे के लिए परेशान है। कहने लगा कोई परेशान नहीं है। तो फिर क्या होता है, दुर्गा पूजा आ जाती है, वो सारे सम्मिलित होते दुर्गा पूजा में, पूरी रात फिर वो दुर्गा पूजा चलती है। अब इतने में क्या होता है कि अनाथ बाबू जो है मौका देख के अपने दामाद जो अपने ससुर के घर में बढ़ जाते हैं, जो राजकुमार है उसके कमरे में घुस के तिजोरी तोड़ के सारा का सारा जो पैसा जायदाद हीरे और जो पैसे वैसे रखे सब कुछ चुरा के भाग जाते हैं। अब अगले दिन देखते हैं कि ये सब हो गया। अब उधर राजकुमार बाबू काफ़ी गुस्सा हो रहे होते हैं, तो इतने में उनको मतलब अच्छा नहीं लगता कि यार क्या हो गया। वो गाली दे रहे होते थे, तभी वो बोलती है विंध्यवासिनी कि पैसे उन्होंने चुराए, पैसे मैंने चुराए हैं, और ये जो उनको विलायत जाना था पढ़ने के लिए, इसलिए मैंने उसको पैसे दे दिए। तो अब इस पर राजकुमार बाबू काफ़ी गुस्सा होता है। उनको बात समझ में आ जाता है कि झूठ बोल लड़की, क्योंकि इस लड़की ने आज तक 5 पैसे नहीं चुराए मेरी जेब से, मेरे बटुए से ये इतनी तिजोरी पे हाथ कैसे डाल सकती है, मतलब सब उसी की चाल है। तो उस पर क्या होता है कि वो गुस्से में आकर उसको निकाल देता है। तो अब विंध्यवासिनी को अपने घर से निकालने के बाद वो अपनी ससुराल आ जाती है। अब वहाँ पे क्या होता है कि अब जो विंध्यवासिनी है कि जो मतलब जेठानी है हेमलता, अब वो उसके साथ बहुत ही गलत तरीके से ट्रीट करती है। वो उससे ज़्यादा बात भी नहीं करती, उसे सारा काम कराती है। उधर अब जो अनाथ बाबू विदेश में बैठा जो वकालत पढ़ रहा है, क्योंकि वहाँ जाके वकालत शुरू कर देता है, मतलब एलएलबी करना स्टार्ट कर देता है। अब जब उसमें पैसे ख़त्म हुए तभी वो क्या करता है कि उसको जो विंध्यवासिनी है जो अपनी उसकी बीवी है उसको कुछ ना कुछ पत्र लिख के कुछ पैसे से मांगता। तो वो क्या करते हैं, अब उसके पास जो भी गहने थे वो सब बेच बाच के अनाथ बाबू को दे देती है। अब 4 साल ऐसे ही हो जाते हैं, और 4 साल में जो विंध्यवासिनी की हालत इतनी ख़राब हो जाती है, तो जब कोई भी घर का व्यक्ति उसको आता देखता है तो उसको उस घर की उसकी नौकरानी समझता। अब एक दिन क्या होता है कि 4 साल बाद पता चलता है कि अनाथ बाबू आ गए और यहाँ बराबर वाले वो शहर है, यहाँ पे होटल में ठहरे हैं। अब विंध्यवासिनी को पता चलता है तो खुश होती है और वो सीधा सीधा भागी जाती है उस होटल में। तो बोलती है कि अरे आप आ गए, आप बैरिस्टर बन के वापस आ गए, मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा। कहला हाँ हाँ मैं तुम्हारे सामने ही खड़ा हूँ, तो देखो मैं बैरिस्टर बन के आ गया। कहला देखो आपसे पहले कौन आया? कहला कौन आया? तो विंध्यवासिनी बोलती है कि देखो पापा आए हैं। अब देखता भी वहाँ पे राजकुमार बाबू आते हैं जो उसके ससुर। कहने लगा बेटा घबराओ मत, जो पैसा तुमने चुरा के भागे थे वो उसका हिसाब लेने नहीं आया हूँ मैं। अब अनाथ बाबू डर जाते हैं कि अच्छा तो मतलब किस लिए आए हैं? तो वो बोलते हैं कि शायद विंध्यवासिनी तुम्हें नहीं बताया कि पिछले साल मैं गंगा जी स्नान पे गया था। अब वहाँ पे क्या हुआ कि एक तूफान आने के कारण मेरा पूरा का पूरा परिवार डूब गया, बस मैं किसी तरह से बच गया। अब मेरा इस दुनिया में तुम्हारे और विंध्यवासिनी के अलावा कोई भी नहीं है, तो इसलिए मैं तुम्हारा शुद्धिकरण कराने आया। कहला शुद्धिकरण ये क्या होता है? उसने बोला कि अब तुम्हारा मतलब पूजा पाठ कराएंगे, अब तुम बाहर रहे हो, पता नहीं तुमने कैसा निशाचरी जीवन जिया होगा, इसके अलावा तुमने फिर क्या क्या खाया पिया होगा, तो उससे अब गांव वाले तुम्हें ऐसे एक्सेप्ट नहीं करेंगे। अब तुम हमारे साथ रहो, अब जो भी मेरी जायदाद है उसके तुम ही वारिस हो। कहना तो मुझे क्या करना होगा? कहना कुछ नहीं, तुम्हारा एक मंत्र होगा, देन वहाँ पे पूजा पाठ होगा, देन उसके बाद तुम जाके कर लेना। तो उसके बाद क्या होता है कि वो उसको अपने घर ले आता है और अगले दिन पूजा पाठ शुरू हो जाती है। तो तभी पूजा पाठ चल ही रही होती है, कुछ लोग खाना खा रहे होते हैं, कोई पूजा कर रहे होते हैं। अब उधर विंध्यवासिनी और जो अनाथ बाबू है वो भी मतलब मंडप में बैठे हुए हैं, पूजा कर रहे हैं। तभी क्या होता है कि एक आदमी आता भागा भागा, तो बोलता है कि बाबूजी एक मैम आई है। राजकुमार से कहता है, कहला मैम आई क्या कह रही? कहला क्या कह रही तो समझ में नहीं आया, मतलब एक अंग्रेजन है और बड़ी चिट्ठी दी है। वो चिट्ठी बोल के देखता है, उस पर लिखा होता है मिसिज अनाथ बंधु सरकार। कहला मिसिज अनाथ बंधु सरकार? तो तभी एक बोलता है कि अच्छा अच्छा ये तो जमाई बाबू का नाम है ना। तो तभी क्या होता है कि अंग्रेजन आती है और अनाथ के गले लग जाती है। तो अब राजकुमार बाबू पूछते हैं कि अरे ये कौन है? कहने लगा ही कि आई एम सिंड्रेला एंड ही इज़ माई हस्बैंड।
एंड माय नेम इज़ सिंड्रेला सिंडी। अब इतने में जो विंध्यावासिनी होती है वो देखती है और वो कहते हैं सिंडी, और इतना कह के बेहोश हो जाती है। तभी क्या होता है, वहाँ से सभी लोग जो पंडित लोग भाग जाते हैं और यहाँ पे कहानी ख़त्म हो जाती है। तो ये थी आज की कहानी। आपको कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। तब तक के लिए टिल देन टेक केयर, बाय बाय।